मुसलमानों के लिए इस दुनिया में अगर कोई कहर बनकर टूटा था तो वो था चंगेज़ खान, जिसने इतने सारे मुसलमानों को मारा था कि कल्पना करके ही रूह कांप जाए। ख्वारिज़मी साम्राज्य के विनाश से लेकर बगदाद की बर्बादी तक वो शहरों के शहर उजाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो शहरों के इंसानों को ही नहीं बल्कि कुत्ते और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ता था। 13वीं शताब्दी के कुछ मुसलमान लेखक तो उसे अल्लाह के द्वारा दी जाने वाली एक सज़ा के रूप में भी देखते थे जो उनके पापों के लिए उन्हें मिली थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि चंगेज़ खान, जो इस्लाम पर कहर बनकर टूटा था, उसके वंशजों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और इस लेख को आप हमारी वेबसाइट ajabgajabfacts.com पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये कि चंगेज़ खान के वंशजों ने इस्लाम कबूल किया था, ना कि चंगेज़ खान ने। फिर उसके नाम के पीछे खान क्यों लगा हुआ है? तो आपको बता दें कि खान मंगोलों में ट्राइब के राजा को कहा जाता था। चंगेज़ खान अपने ट्राइब का सबसे बड़ा लीडर था, इसीलिए उसे ग्रेट खान भी कहा जाता था। बाद में मुसलमानों ने इस टाइटल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज भले ही खान शब्द से मुसलमानों की पहचान होती हो, लेकिन चंगेज़ खान मुसलमान नहीं था। वो शमीनिज्म धर्म को मानता था। ये धर्म मंगोलिया और साइबेरिया के इलाकों में रहने वाले लोग फॉलो करते हैं। जब चंगेज़ खान और मंगोलों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी तो वेटिकन के पादरियों ने चंगेज़ के वंशजों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की थी। मुसलमान तो चंगेज़ खान को शैतान की औलाद तक कहते थे, क्योंकि उसने बहुत से मुस्लिम इलाकों को तहस नहस कर दिया था। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसने ऐसा किसी धर्म के प्रति नफरत के कारण नहीं किया था। उसका मकसद तो बस जीतना था, जिसके लिए वो हर हद पार करता हुआ कत्ले आम मचाता रहा। पर क्योंकि वो किसी धर्म को मिटाने के मकसद से नहीं निकला था, इसीलिए उसकी सेना में सभी धर्मों को मानने वाले लोग थे। चंगेज़ के वंशजों द्वारा इस्लाम को अपनाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस था। ये एक दिन में होने वाला कन्वर्जन नहीं था। सबसे पहले मंगोलों का मुसलमानों से मिलना जुलना 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उस समय एशिया के उस हिस्से में बहुत ज़्यादा मुसलमान व्यापारी थे, जो मंगोलों से जानवर और फर के बदले में उन्हें कालीन और औजार दिया करते थे। जब चंगेज़ खान का कद बढ़ रहा था तो बहुत से मुसलमान चंगेज़ खान के लिए संदेशवाहक और जासूसी के काम भी किया करते थे। चंगेज़ खान के जनरल जेबे नोएन ने 1218 में तारिम बेसिन को जीता तो वहाँ के लोगों को चंगेज़ के शासन को स्वीकारने पर अपने धर्म को मानने की पूरी छूट दे दी गई। इसीलिए वहाँ के लोगों के लिए चंगेज़ खान की आर्मी उन्हें आज़ादी दिलाने वाली साबित हुई। पर इसके बाद आज के उज़्बेकिस्तान, पूर्वी ईरान और अफ़गानिस्तान में फैले ख्वारिज़मी साम्राज्य को जीतने में चंगेज़ खान की आर्मी ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में चंगेज़ खान के पोते हलाकू ने जिस तरह से बगदाद शहर में कत्लेआम मचाया, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। बगदाद की गलियां लाशों से भर गई थी और उनके सड़ने से इतनी बदबू आने लगी थी कि बगदाद को जीतने वाले हलाकू को शहर के बाहर तंबू लगाकर रहना पड़ा। शहर के पास बहने वाली दजला नदी का पानी लोगों के खून से लाल हो गया था। हलाकू खान ने 37वें अब्बासी खलीफा मुसत्सिम बिल्लाह, जिसके कहने पर पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ खड़े हो जाते थे, उसे भी बगदाद की जंग में मार दिया था। कहते हैं कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक शहर में जो तबाही मचाई थी, उसी वजह से पश्चिमी सभ्यता ज़्यादा तेज़ी से फली फूली थी। ये कहा जा सकता है कि मंगोलों ने जितना कत्लेआम मुसलमानों का किया उतना किसी और कौम का नहीं किया होगा, लेकिन वो धर्म को निशाना नहीं बनाते थे, बल्कि उनके लिए हर वो इंसान उनका दुश्मन था जो चंगेज़ खान के नियम और तौर तरीक़ों को नहीं मानता था। लेकिन ये भी सच है कि चंगेज़ खान के बेटे छागताई ने 1230 और उसके पोते कुबलाई खान ने 1280 में हलाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी मंगोल चारों तरफ से मुसलमानों से घिरे हुए थे। मुसलमान उनकी सेना में थे, उनका इलाज करने वालों में थे, उनके सलाहकारों और दूसरे बहुत से कामों में हर कदम उनके साथ थे।
तुर्की और ईरानी मुसलमानों ने मंगोलों को बहुत सी स्किल सीखने में मदद की और हर कदम पर उनके साथ रहे, फिर चाहे वो जंग में लड़ना हो या फिर किसी इमारत का निर्माण करना हो। धीरे धीरे मुसलमान मंगोलों की नौकरशाही में भी अपनी जगह बना चुके थे। मुसलमानों की रसायन विज्ञान और ज्योतिष की समझ ने उन्हें मंगोलों के लिए सबसे जरूरी बना दिया था। वो पीर फकीर जो भविष्य देखने का दावा करते थे, वो मंगोलों के बड़े लीडर्स के लिए किसी वरदान की तरह थे। जब मंगोलों ने चीन पर कब्जा किया तो उन्हें अपने भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत थी। चीन में फाइनेंशियल मैटर्स जैसे कि टैक्स इकट्ठा करना और शासन को चलाने के लिए मंगोलों को मुसलमानों पर आश्रित होना पड़ा, क्योंकि इन सब कामों के लिए वो चीनियों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मंगोलों का इस्लाम अपनाने का सिलसिला 1240 में शुरू हो गया था। मंगोलों में इस्लाम कबूल करने वाला सबसे बड़ा और चर्चित नाम बरके खान का था। हालांकि बरके खान से पहले उनकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी, जिसमें कोरगुज नाम का एक उइगर जो कि एक बुद्धिस्ट था, इस्लाम कबूल कर चुका था। बरके खान चंगेज़ खान का पोता और उसके सबसे बड़े बेटे जोची का बेटा था। बरके खान ने 1240 में इस्लाम कबूल किया था और माना जाता है कि सूफी शेख सैफ अल-अदीन बरखाजी के कहने पर उसने इस्लाम कबूल किया था। बरके खान को अपने चचेरे भाई हलाकू खान के साथ युद्ध के लिए भी याद किया जाता है। हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके खलीफा को मौत के घाट उतार दिया था और बरके खान के हलाकू के साथ युद्ध को इसके बदले के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन उस समय के इतिहास को देखने पर पता चलता है कि हलाकू के साथ युद्ध के कारण दूसरे थे। हलाकू ने जोची के हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उसने इराक से लूट का माल भी बरके को नहीं भेजा था। चंगेज़ खान के पोते मोंके खान के मरने के बाद हलाकू ने काकेशस पर कब्जा कर लिया था, जो कि हलाकू और बरके की जंग का सबसे बड़ा कारण बना। 1280 तक मंगोलियन साम्राज्य के दोनों पश्चिम खानेत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो चुका था। गोल्डन होर्ड की कमान टोडे मोंके और इल्खानते की कमान टेगुडर के हाथों में थी। ऐसा कहा जा सकता है कि बरके खान ने मुस्लिम बनकर बहुत से मुस्लिम शहरों को हलाकू के कहर से बचा लिया था। जब 1262 में बरके खान की हलाकू से भिड़ंत हुई तो इसके बाद मंगोल साम्राज्य का बिखराव शुरू हो गया और 1265 में जहां बरके खान की मृत्यु हो गई, वहीं 1266 में हलाकू की भी जान चली गई। इस तरह आपस में लड़ने की वजह से बरके खान हलाकू को इस्लाम के पवित्र शहरों मक्का, मदीना और जेरूसलम पर आक्रमण करने से रोक पाया था। मक्का मदीना के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्यों जेरूसलम मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है, जानने के लिए आपको जेरूसलम के इतिहास का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हलाकू के उत्तराधिकारी महमूद गाजन ने तो आधिकारिक रूप से इस्लाम को अपनी खानेत का धर्म घोषित कर दिया था। इस तरह 3 पश्चिमी खानेत ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन चौथी खानेत युआन, जो कि आज के चीन में थी, उसने इस्लाम नहीं कबूला था और वो मुख्य रूप से बुद्धिस्ट ही रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि चंगेज़ खान के बाद उसका साम्राज्य कैसे अलग अलग खानेत में बंट गया, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो जरूर लेकर आएंगे। साथ ही चंगेज़ खान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चंगेज़ खान हमारे चैनल के नाम के साथ सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद चंगेज़ खान के एक और वंशज तैमूर ने मंगोलों की लेगेसी को आगे बढ़ाया था और तैमूर के वंशज बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और मुगलों के बारे में भारतीयों से ज़्यादा कौन जानता है। इस तरह मंगोलों का इस्लाम कबूल करने का प्रोसेस बहुत लंबा था। वो अपने आसपास चारों ओर से मुसलमानों से ही घिरे थे, जो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे थे। किसी भी मंगोल शासक का मजबूरीवश इस्लाम को अपनाने का प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि मुसलमान उनके लिए अच्छे दोस्त साबित हो रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।